दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम क्लास 7 का हिस्ट्री एनसीईआरटी शुरू करने वाले हैं। आज हम लोग क्लास 7 के हिस्ट्री एनसीईआरटी का अध्याय 1 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल का क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। इस चैप्टर का सबसे पहला प्रश्न है, फिर से याद करें में अतीत में विदेशी किसे माना जाता था। यानी अतीत यानी कि भूतकाल, पास्ट में विदेशी यानी कि फॉरेनर किसे कहा जाता था, किसे माना जाता था। आजकल तो विदेशों में रहने वाले लोगों को विदेशी कहा जाता है। भारत से बाहर जो भी लोग भारत के बाहर के होते हैं उन सभी को विदेशी माना जाता है, लेकिन अतीत में ऐसा नहीं था। अतीत में देखते हैं कि विदेशी किसे माना जाता था। एक व्यक्ति जो एक अजनबी था, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो स्ट्रेंजर था, जो अजनबी था, हमारे जान पहचान का नहीं था, उन सभी को विदेशी माना जाता था। जो उस समाज या संस्कृति का हिस्सा नहीं था उसे विदेशी या परदेशी या अजनबी माना जाता था। इस अर्थ में एक वनवासी एक शहरवासी के लिए विदेशी होता था, यानी कि एक वनवासी यानी कि एक वन में रहने वाला व्यक्ति एक शहर में रहने वाले व्यक्ति के लिए विदेशी होता था, लेकिन एक गांव में रहने वाले दो किसान एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे, भले ही उनके पास अलग अलग प्राथमिकता रही हो। अगला प्रश्न है, नीचे उल्लिखित बातें सही है या गलत। यानी कि हमें यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, हमको बताना है कि वे स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है। तो पहला स्टेटमेंट है, सन 700 के बाद के काल के संबंध में अभिलेख नहीं मिलते हैं। जैसा कि हम क्लास 6 में पढ़ चुके हैं, अभिलेख यानी कि पत्थरों पे लिखा गया संदेश। तो ऐसा स्टेटमेंट यहाँ पे कहा जा रहा है कि सन 700 के बाद के काल के कोई भी अभिलेख नहीं मिलते, जो कि पूर्णतः गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा गलत। दूसरा है, इस काल के दौरान मराठों ने अपने राजनीतिक महत्व की स्थापना की। यानी कि क्या इसी काल के दौरान मराठों ने अपनी राजनीतिक महत्व की स्थापना की थी, जो कि गलत है। तीसरा है, कृषि केंद्रित बस्तियों के विस्तार के साथ कभी कभी वनवासी अपनी जमीन से उखाड़ बाहर कर दिए जाते थे, जो कि स्टेटमेंट सही है। अगला स्टेटमेंट है, सुल्तान गयासुद्दीन बलबन असम, मणिपुर तथा कश्मीर का शासक था। यह भी स्टेटमेंट गलत है। तीसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों को भरे। यानी कि यहाँ पर हमें कुछ खाली स्थान दिए हुए हैं, हमको उनको भरना है। पहला है, अभिलेखागारों में डैश रखे जाते थे। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अभिलेखागारों यानी अभिलेख जोड़ आगारों, यानी कि अभिलेखागारों में अभिलेख रखे जाते थे। अगला है, डैश 14वीं सदी का एक इतिहासकार था। तो जियोदीन बरनानी 14वीं सदी का एक इतिहासकार था। ग है, डैश 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 और डैश इस उपमहाद्वीप में इस काल के दौरान लाई गई कुछ नई फसलें हैं। तो आलू, मक्का, चाय, कॉफी और मिर्च इस उपमहाद्वीप में इस काल के दौरान लाई गई कुछ नई फसलों के नाम हैं। अगला प्रश्न है, इस काल में हुए कुछ प्रौद्योगिकी परिवर्तनों की तालिका दे। यानी कि हमको यहाँ एक प्रौद्योगिकी में जो परिवर्तन हुआ था उसके लिए एक तालिका देना है। तो इस अवधि के दौरान कुछ तकनीकी परिवर्तन इस प्रकार हैं। सबसे पहले सिंचाई में फारसी पहिया, यानी कि सबसे पहला परिवर्तन जो तो यह है कि सिंचाई में फारसी पहिया का इस्तेमाल हुआ। दूसरा, मुकाबले में आग्नेयास्त्र। तीसरा, बुनाई में चरखा। चौथा, नए खाद्य पदार्थ और पेय जैसे आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफी, जैसा कि हम रिक्त स्थान में भी देख चुके हैं। पांचवा प्रश्न है, इस काल के दौरान हुए कुछ मुख्य धार्मिक परिवर्तनों की जानकारी दे। हमने तो औद्योगिक परिवर्तन देख लिए, अब हम देखते हैं कि उस काल में धार्मिक परिवर्तन कौन कौन से हुए थे। तो इसका आंसर है, इस अवधि के दौरान कुछ धार्मिक परिवर्तन। सबसे पहला परिवर्तन, हिंदू धर्म में कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण धार्मिक घटनाएं हुई, जिनमें नए देवी देवताओं की पूजा शामिल थी। यानी कि सबसे पहली धार्मिक परिवर्तन तो ये हुआ कि कुछ नए देवी देवताओं की भी पूजा की जाने लगी। दूसरा है, हिंदुओं ने राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण शुरू किया। यानी कि जो हम मंदिरों में जाकर पूजा करते हैं वह परिवर्तन भी इसी काल में हुआ था। तीसरा है, ब्राह्मणों और पुरोहितों का महत्व बढ़ गया, यानी कि पंडित लोगों का महत्व बढ़ गया और वे समाज के प्रमुख समूह बन गए। अगला है, इस अवधि के दौरान इस्लाम जैसे नए धर्म का उपमहाद्वीप में आगमन हुआ। यानी कि हम यहाँ पे देखते हैं कि जो इस्लाम धर्म है, जो मुस्लिम धर्म है, उसका आगमन इसी काल के दौरान हुआ था, जिन्होंने कुरान शरीफ का संदेश दिया
अगला है कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्याय शास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। अगला है व्यापारियों और आप्रवासियों ने अपने साथ मुसलमानों की पवित्र पुस्तक कुरान शरीफ की शिक्षाओं को लाए, यानी कि इस काल में व्यापारी कुरान शरीफ को भी पढ़ने लगे। अगला है आइए समझे, इसमें छठा प्रश्न है पिछली कई शताब्दियों में हिंदुस्तान शब्द का अर्थ कैसे बदला है, यानी कि इतनी शताब्दियां बीतती जा रही हैं, इसमें हिंदुस्तान का शब्द पहले क्या हुआ था, पहले क्या हुआ करता था, अब क्या है और बाद में क्या होता है। तो देखते हैं। सदियों से हिंदुस्तान शब्द का अर्थ विभिन्न तरीकों से बदला है। 13वीं सदी में जब फारसी इतिहासकार मिनहाजे सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। सबसे पहले जब हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था तो पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच स्थित इलाकों से था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के में अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था, लेकिन जहां भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहां हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ से नहीं जुड़े थे जो कि हम आज जोड़ते हैं। यानी कि हमको यहाँ पे देखने को मिलता है कि सबसे पहले जब हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग हुआ था वो भौगोलिक अर्थ में था, लेकिन आज जब इतिहास मतलब हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग होता है वो राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ में जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां, जातियों के मामले कैसे नियंत्रित किए जाते थे, यानी कि उस समय जाति के जो मामले हुए करते थे उन्हें कैसे नियंत्रित किया जाता था। तो जातियों के मामलों को निम्नलिखित तरीकों से नियंत्रित किया जाता था। जातियों ने अपने नियम और कानून बनाए। सबसे पहले तो जातियों द्वारा नियम और कानून बनाकर जातियों के मामलों को नियंत्रित करने की कोशिश की गई। दूसरा, जाति पंचायत नामक बड़े बुजुर्गों की एक सभा थी जो नियमों आदि को लागू करवाती थी। यानी नियम तो बन गए लेकिन उनको लागू करवाने के लिए कोई पंचायत भी तो होना चाहिए, तो जाति पंचायत नाम के बड़े बुजुर्गों की एक सभा थी। तीसरा है, जातियों को अपने निवास के गाँवों के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। अगला है, कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। तो ये 4 कदम है जो जातियों के मामलों को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए थे। अगला है, सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से आप क्या समझते हैं। सर्व यानी सभी, क्षेत्र यानी जगह, यानी सभी जगह। देखते हैं इसका आंसर। सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य का अर्थ है वह साम्राज्य, यानी वह साम्राज्य जो अपने क्षेत्र को पार कर और कई अन्य क्षेत्रों में फैल जाते थे। यानी कि वह साम्राज्य जो एक क्षेत्र को पार कर दूसरे क्षेत्र में फैल जाते थे। चोल, खलजी, तुगलक और मुगलों जैसे राजवंशों ने अपने साम्राज्य को सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य तक बढ़ाया। उपमहाद्वीप के अधिकांश क्षेत्रों को उन बड़े और छोटे राज्यों की विरासत के साथ छोड़ दिया गया था जिन्होंने उन पर शासन किया था। तो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य का शाब्दिक अर्थ हम यहाँ देखते हैं, वह साम्राज्य जो अपने क्षेत्र को पार कर अन्य क्षेत्रों में फैल जाते थे। आइए विचार करें। वह प्रश्न है, पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। पांडुलिपि का अर्थ है ताड़पत्रों या भोजपत्रों पे लिखी हुई लिपियां। तो इसके उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्याएं आती हैं देखते हैं। पांडुलिपियों का उपयोग में इतिहासकारों को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ा। पहली समस्या तो ये कि पांडुलिपियां जीर्ण शीर्ण स्थिति में है, यानी कि कभी कभी छूने के लिए भी खराब होती हैं, यानी कि उनकी स्थिति सही नहीं है, क्योंकि पांडुलिपियां पत्तियों पर भोजपत्रों पर लिखी जाती थी, इसलिए उनकी स्थिति जीर्ण शीर्ण है। अगला है, उनकी प्रतियों को शास्त्र, वाक्य और शब्दों द्वारा यहाँ और कहाँ विकृत किया गया है। इनमें से कुछ शिकस्त लिपि में लिखे गए हैं, यानी कि कुछ शिकस्त यानी कि अवैध लिपि में लिखे गए हैं। प्रश्न है, इतिहासकार अतीत को कालों या युगों में कैसे विभाजित करते हैं। क्या इस कार्य में उनके सामने कोई कठिनाई आती है। तो देखते हैं कि इतिहासकार जो है वो अतीत को कालों और युगों में कैसे विभाजित करते हैं। तो इतिहासकार अतीत को निरंतरता के आधार पर और साथ ही साथ आर्थिक और सामाजिक कारकों के आधार पर अतीत के विभिन्न पालों में प्रमुख तत्वों को चित्रित करते हैं। यह निरंतरता अगर आगे आधारित है सिक्के, शिलालेख, वास्तुकला, पाठ्य रिकॉर्ड
इतिहासकार को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि समय ही विचारों और विश्वासों की दृढ़ता और परिवर्तन में, सामाजिक और आर्थिक संगठन में बदलाव को दर्शाता है। इसलिए पूरी अवधि को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में वर्णित करना इनकी समस्याओं के बिना नहीं है। आधुनिकता भी भौतिक प्रगति और बौद्धिक उन्नति की भावना रखती है। समय के अध्ययन को अतीत को बड़े खंडों में विभाजित करके कुछ हद तक आसान बना दिया जाता है, जिससे साझा विशेषताओं का समावेश होता है। लेकिन ऐसा करने में उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि असंतोष मौजूद था। सामान्य रिकॉर्ड में भारी वृद्धि हुई। आइए करके देखें। इसका 11वां प्रश्न है, अध्याय में दिए गए मानचित्र 1 और मानचित्र 2 की तुलना उपमहाद्वीप के आज के मानचित्र से करें। यानी कि हमारे अध्याय में जो मानचित्र 1 या फिर मानचित्र 2 दिया हुआ है, उन दोनों में से किसी एक मानचित्र की तुलना हमको आज के मानचित्र से करनी है। तुलना करते हुए दोनों के बीच जितनी भी असमानताएं मिलती हैं, जितनी भी डिफरेंसेस है, उन सब की सूची भी बनानी है। तो इस देखते हैं, मानचित्र 1 अथवा मानचित्र 2 दो अलग अलग समय का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यानी मानचित्र 1 जो है दूसरे समय की मानचित्र है और मानचित्र 2 जो है वो दूसरे समय की मानचित्र है। एक भूगोलवेता द्वारा मानचित्र 1 को 1154 ईस्वी में बनाया गया था। यह खंड दुनिया के सबसे बड़े मानचित्र से भारतीय उपमहाद्वीप का विस्तार है। मानचित्र 2 को 1720 में एक फ्रांसीसी मानचित्रकार द्वारा बनाया गया था। दोनों मानचित्र एक दूसरे से काफी अलग हैं, भले ही वे एक ही क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हो। मानचित्र 1, हम दक्षिण भारत को उस जगह पर पाते हैं जहां हम उत्तर भारत को खोजने की उम्मीद करेंगे। यानी कि जहां पर उत्तर भारत है वहां पे हमको मानचित्र 1 में देखने को मिलता है कि जहां पे उत्तर भारत होना चाहिए वहां पे दक्षिण भारत है और श्रीलंका शीर्ष पर स्थित द्वीप है। जगह के नाम अरबी में है। कुछ ऐसी ही जगहों जैसे कन्नौज जो उत्तर प्रदेश, उसे पुनौज कहा जाता था। मानचित्र 2, मानचित्र 1 के बाद इसे लगभग 600 में बनाया गया था। इस समय तक उपमहाद्वीप के बारे में जानकारी बहुत बदल गई थी। तटीय क्षेत्रों और अन्य स्थानों को अधिक विस्तृत रूप में दिखाया जा रहा था, इसलिए यह मानचित्र हमारे लिए अधिक परिचित प्रतीत होता है। यानी कि मानचित्र 2 जो है वह मानचित्र 1 की तुलना में अधिक यूजफुल है। अगला है, पता लगाइए कि आपके गांव या शहर में अभिलेख कहाँ रखे जाते हैं। इन अभिलेखों को कौन तैयार करता है? क्या आपके यहाँ कोई अभिलेखागार है? उनकी देखभाल कौन करता है? वहाँ किस तरह के दस्तावेज संग्रहित है? उनका उपयोग कौन लोग करते हैं? यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में कई सारे प्रश्न दिए हुए हैं, जिनका आंसर हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न, पता लगे कि आपके गांव या शहर में अभिलेख कहाँ रखे जाते हैं। तो हमारे गांव में पंचायत घर में रिकॉर्ड रखे जाते हैं, यानी अभिलेख रखे जाते हैं। इन अभिलेखों को कौन तैयार करता है? तो ग्राम सेवक जो कि एक सरकारी कर्मचारी होता है, इन अभिलेखों को तैयार करता है। क्या आपके यहाँ कोई अभिलेखागार है? तो हाँ, एक कमरा है जिसमें हमारे गाँव में के बारे में बहुत सारे पुराने रिकॉर्ड है, पुराने अभिलेख है। क्या आपके यहाँ कोई इनकी देखभाल कौन करता है? यानी कि जो ये अभिलेखागार है, इनकी देखभाल कौन करता है? तो सभी रिकॉर्ड सरपंच यानी गांव के मुखिया द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं, यानी इनकी देखभाल सरपंच जी करते हैं। वहाँ किस तरह के दस्तावेज संग्रहित है? यानी कि हमारा जो अभिलेखागार है वहाँ पे किस तरह के दस्तावेज रखे गए हैं? तो गांव की भूमि, जन्म और मृत्यु की तारीखों, स्वास्थ्य केंद्र का डेटा, गांव में सार्वजनिक संपत्तियों की गिनती आदि से संबंधित दस्तावेज संग्रह में संग्रहित किए जाते हैं। और इनका उपयोग कौन लोग करते हैं? आखिरी प्रश्न है, ग्रामीण आवश्यकता के अनुसार इनका उपयोग करते हैं। यानी कि जो ग्रामीण होते हैं, जो गांव में रहने वाले लोग होते हैं, उनको अगर इन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है तो वे इसका उपयोग करते हैं। जरूरत के मुताबिक ग्रामीणों को इन अभिलेखों के आधार पर प्रमाण पत्र भी जारी कर दिए जाते हैं। जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करो।